आपकी जोरदार तालियों में ओपेटिक डॉक्टर इलाही बख्श साहब। हमने दारुल अदवियात के हवाले दारुल अदवियात के ताउन से ये कोशिश की है कि बजाय इसके कि कोई तकरीरी मुकाबला हो जाए, कोई सेमिनार कर लिया जाए या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो फेस्टिवल टाइप का प्रोग्राम हो, हम बाकायदा एक क्लास की सूरत में जिसमें हर पार्टिसिपेंट इजीली ये महसूस करे कि वो आपस में बगैर किसी जो है ऊंच नीच के बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी इस पूरे अरसे में जो वर्कशॉप का अरसा हम गुजारेंगे कि हम जगह जगह पे रुक कर आपसे राब्ते में आएंगे और उसमें आपसे चाहेंगे कि आप उसमें शामिल हों। ये एक्टिविटी कहलाती है। और इस एक्टिविटी और इस अमल में देखें, जब भी आप किसी तकरीब में गए होंगे वहाँ पे एक बड़ी सहूलत ये होती है कि ऑडियंस जो है वो ये सोच के जाते हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं करना, उन्हें तो सिर्फ सुनना है। लेकिन खुशकिस्मती से वर्कशॉप में सुनना नहीं होता, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना होता है। और पार्टिसिपेट सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आप दिमागी तौर पर जो है वो बेदार हों, आंखें खुली हों, कान खुले हों और सोचें, फिक्र करें। और इसके बाद हम चाहेंगे कि अगर आपके अंदर फिक्र की कुव्वत पैदा हो जाती है, जितने परसेंट भी सही, तो ये हमारी कामयाबी होगी। वर्कशॉप के कुछ उसूल हैं, उनमें पहला उसूल ये है कि आप लोगों में से तमाम के मोबाइल फोन साइलेंट पे चले जाएं। इन बिटवीन कोई भी फोन रिंग नहीं करेगा। दूसरा उसूल ये है कि आपको शरीक किया जाएगा, ये जो हमने नंबर दिए हुए हैं टेबल के ऊपर, ये आप ग्रुप्स हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। बाज़ औक़ात हम एक फर्द की बात को दूसरे ग्रुप के फर्द से कंपीट करवाते हैं कि आया ये बात दुरुस्त है, अगर दुरुस्त है तो ठीक है, अगर दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त क्या है। तो ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। और आप अगर रहेंगे, बेदार रहेंगे, आप अगर अलर्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ के अंदर कामयाबी होगी और आपको अच्छा लगेगा। ये नहीं है कि आप अपने सर पे किसी चीज़ को सवार कर लें, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। इसी तरह कि जैसे कोई बात नहीं है, हम आम सी बातें कर रहे हैं और आम सी बातें आप लोगों के लिए इसलिए भी हैं कि आप लोग माशाल्लाह कम से कम दर्जा आप लोगों का ये है कि आप फाइनल ईयर में, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा ये है कि 2 साल आपको हो चुके हैं पास किए हुए। इसका मतलब DHMS आपने क्लियर कर लिया है, तो अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम उमूमी तौर पर ये करते हैं कि हर वर्कशॉप का एक साल्ट को हम लेते हैं। जैसे हमने जब सेंट्रल कॉलेज को वर्कशॉप में शामिल किया था तो उनको कैलकेरिया फ्लोर पढ़ाई गई थी। चूँकि अब दूसरा सेगमेंट आपका है, तो हमारा आज का जो साल्ट है वो है कैल्शियम फास्फोरिकम। और कैल्शियम फास्फोरिकम के जो है फ्लायर और उनकी जो मालूमात हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी सामने रखिए, उनको पढ़ भी लीजिए आप और बस नज़र डालिए अब पर कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें 2 सेट बने हुए हैं आपके पास, एक सेट आप घर पे ले जाएंगे और एक सेट का आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। और जहाँ तक राइटिंग पैड का ताल्लुक है तो नोट पैड भी दिया हुआ है, उसमें आप दौरान वर्कशॉप जो कुछ नोट करना चाहें ताकि बाद में क्वेश्चन किया जा सके या मुनासिब वक्त पर क्वेश्चन किया जा सके तो आप कर सकते हैं। आइए हम आज का जो है वो वर्कशॉप की बाकायदा इब्तिदा करते हैं और हम पहले जानना चाहेंगे कि बायोकेमिक क्या है। बायोकेमिक डॉक्टर WH शुशलर ने ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन या सिस्टम ऑफ थेरेपी दरियाफ्त किया। पहले मुझे ये बताइए कि डॉक्टर WH शुशलर
पुराने हैं या डॉक्टर हानेमन पुराने हैं? मैं ग्रुप का नाम लूंगा, ग्रुप में से जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। नंबर 2। डॉक्टर हनीमान। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर W.S. फिशलर उनके बाद आए हैं। होम्योपैथी की बुनियादी बेसिस जो है वो सिमिलरिटी पर है। क्या बायोकेमिक भी सिमिलरिटी को ही फॉलो करती है? ग्रुप नंबर 6। Over to 7. 7, 8, 5 पे आ जाए। जी बिल्कुल सर, सिमिलरिटीज पे डिपेंड करती है क्योंकि होम्योपैथिक का असूल ही यही है और बायोकेमिक जो बाद में इसको इंक्लूड किया गया इसी में, तो उसकी सिमिलरिटीज पर ही था। ठीक, क्या डॉक्टर साहब ने जो बात कही है वो दुरुस्त है? ग्रुप नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम। जी, दुरुस्त भी है, और क्योंकि कुछ सॉल्ट हमारी बॉडी में होते हैं तो उसका जो काम होता है बॉडी में, तो बायोकेमिक सॉल्ट जो है वो उस पर भी ज़्यादा करते हैं कि जो बॉडी में हमारी कमी हो जाती है सॉल्ट्स की, उनको भी कवर करती है। तो अगर सिम्टम्स नहीं भी होंगे और हम उसका इस्तेमाल करवाएंगे तो वो देगी उसके रिजल्ट। कोई बात? ग्रुप नंबर 3 इनकी बात की वजाहत करे कि क्या कहना चाह रही हैं। डॉक्टर मरियम ने जिस तरह से कहा कि सिमिलैरिटी के ऊपर भी हम देंगे, मगर जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने ये पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बॉडी में अगर इन सब चीज़ों की किसी भी चीज़ की लैक्टेंस होगी तो भी हम जो है वो टिश्यू सॉल्ट दे सकते हैं ताकि हम उस चीज़ को जो है वो कवर अप कर सकें। दोनों ही लॉ ऑफ सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं, यही मतलब है आपका? ये सरीहन गलत है। होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलरिटी को फॉलो करती है और बायोकेमिक लॉ ऑफ मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है। यानी जिंदा बास्तों की जो केमिस्ट्री है उसको फॉलो करती है। मैं अगर इस पर दोबारा हूं कि हमारा जिस्म जो है वो पानी, नामियाती और गैर नामियाती अज्जा से मिलकर बना है। ये एक फ्रेज है। नामियाती किसे कहेंगे? जी बताइए। 3। मिनरल्स। नहीं, इसकी कोई तारीफ होगी? ठीक, बैठे। गैर नामियाती ऑर्गेनिक की बात की थी आपने, मिनरल्स कहा है। इन्होंने बात सही की गलत की बताइए। मतलब इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक, नंबर 1। एक मिनट, आपके साथ माइक आ रहा है ताकि रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज सुने। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं हम उन्हें जो है वो ऑर्गेनिक के तौर पे लेते हैं, साथ हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। अदर देन जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, कभी कभार ऑक्सीजन भी बॉन्ड कर जाता है, वो हम ऑर्गेनिक में शुमार करेंगे यानी गैर नामियाती में। और रेस्ट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल जो है वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो गैर नामियाती अज्जा हैं ये डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं? हमारे जिस्म में
जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दाखिल होते हैं तो क्या जिस तरह से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक खास प्रोसेस से गुजरकर हजम होते हैं, क्या गैर नामियाती अज्जा भी डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं? गुजरते हैं। ठीक, इनकी बात को कोई तौसीक करेगा या इस्लाह करेगा? सब जो टेबल बाकी रह गए उनको दिखा दीजिए। 326 पे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफ्यूज होते हैं, वो लेकिन क्या कहते हैं ना, मेटाबोलाइज नहीं होते, वो डायरेक्ट डिफ्यूज होते हैं। इनकी बात की कोई तौसीक या तरदीद करे? इन्होंने कहा कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे जिस्म में डिफ्यूज होते हैं लेकिन मेटाबोलाइज नहीं होते। यही कहा ना आपने? यही कहा। इस बात को कोई तौसीक करेगा? बी क्लियर, माइंड को जो है ना बोले रिलैक्स रखें, सोचें, फिक्र करें। गलत जवाब भी सही जवाब है। अगर गलत का पता नहीं चलेगा, गलत नहीं आगे आएगा तो इस्लाह भी नहीं हो सकेगी। बी एक्टिव, अलर्ट हो जाएं और बताएं कि इन्होंने जो कुछ बात कही है डिफ्यूज होने की, ठीक है। इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि कुछ सब्सटेंसेस हमारे जिस्म में डाइजेशन के कुछ हिस्सों में जाकर डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी गुजरते हैं और कुछ डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो अवलीन क्वेश्चन हमारा था कि क्या ये डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो ये डाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरते, ये एज इट इज दाखिल होते हैं। क्योंकि अगर इनमें ब्रेक डाउन हो गया तो फिर ये खुद अपने आप को खो बैठेंगे। इसलिए अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो आम नमक है, डायरेक्ट हमारे जिस्म में सोडियम क्लोराइड की सूरत में ही जाएगा। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट है, वो भी जाएगा। लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ डिफ्यूज भी हो सकते हैं। डिफ्यूजन किसे कहेंगे? वर्कशॉप है ही लफ्जों का खेल कि इसमें एक लफ्ज बोलते हैं तो हमें फिर उसके बारे में भी सोचना पड़ता है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। सर, फैलने का मसलन एक मजमा है, वो फैल गया तो डिफ्यूज हो गया। ठीक, इनकी बात की कोई तौसीक? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जब होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स? गैसेस भी हो सकती हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब जैसे एक बंद रूम होता है तो उसमें एयर जो है, जहाँ से विंडो होती है वहीं से इन होती है, तो एयर हमारे रूम में कम होती है तो इसकी बाहर से आती है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बात कर रहा हूँ, आप मकान की बात नहीं कीजिएगा। अच्छा, मैं एग्जांपल से समझाना चाहती, लेकिन फिलहाल मेरे आने हैं तो बस मुझे इतना ही हुआ है। ठीक है, कि बाकी इनकी ये बात दुरुस्त है कि डिफ्यूजन बुनियादी तौर पर मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। बाज़ औक़ात डिफ्यूजन के अंदर अगर बीच में कोई परमिएबल कोई मेम्ब्रेन आ जाती है या कोई पार्टीशन आ जाता है तो उस सूरत में वो पार्टिकल जो कि वहाँ से परमिएबिलिटी की परमिशन नहीं मिलती या इतने बड़े नहीं होते पोर्स के उसमें से क्रॉस कर सके, तो उस सूरत में वो डिफ्यूजन ब्लॉक हो जाता है। इसकी एक
जैसे इन्होंने बताया, अब उसकी एक मिसाल दे दूं कि जब आप परफ्यूम की शीशी खोलते हैं तो कुछ देर के बाद आप पूरे कमरे के अंदर उसकी जो है फ्रेग्रेंस को महसूस कर रहे होते हैं। कैसे? ये हमारे एयर के अंदर डिफ्यूजन हो रहा होता है। इसी तरह जब हम किसी हम अब ये सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में जो है वो सेल से बाहर और सेल के अंदर का जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो भी, और मॉलिक्यूल्स भी, अगर फ्लूइड का कंसंट्रेशन आपस में चेंज हो रहा है तो दैट इन शॉर्ट उसे कहेंगे समझने के लिए कि वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस से गुजर रहा है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की सूरत में है तो वो डिफ्यूजन की सूरत में गुजर रहा है। यानी हमारा जिस्म जो है वो किस चीज से बना हुआ है? ऐसे अज्जा से बना हुआ है, उन अज्जा को कार्बन, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से जो बल्क है उससे बना हुआ है, और दूसरा जो है वो गैर नामियाती अज्जा से बना हुआ है और पानी से बना हुआ है। पानी इन सब चीजों के लिए जरूरी है। अब आ जाइए इनऑर्गेनिक मिनरल एलिमेंट्स। ये आपके पढ़ने में आ रहा है सबको? ठीक है। जिस्म के बोसीदा खुलियों की जगह नए खुलियात की अफजाइश, नीज दूसरे मादों को फाल करने के लिए गैर नामियाती मादनी अनासिर की जरूरत होती है। इज इट क्लियर? जिस्म के बोसीदा खुलिये कौन से होंगे? बोसीदा खुलिये वो कहलाएंगे जो डीजनरेशन की प्रोसेस से गुजर रहे हों। हमारे जिस्म में हर वक्त कुछ ना कुछ टूट फूट का अमल जारी रहता है। कुछ सेल खत्म हो रहे होते हैं, कुछ सेल उसकी जगह पर ले रहे होते हैं। तो जिस्म के अंदर जो टूट फूट का अमल है उसकी जगह पे नए खुलियात की अफजाइश और दूसरे मादों को फाल रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमने बात की थी कि वो तमाम जो केमिकल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन की जो है बॉन्डिंग के अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब गैर नामियाती कहलाएंगे। गैर नामियाती फाल मादनियात की कलील मिकदार खून के तमाम हिस्सों तक पहुंचती है, और अगर उन मादनियात की जरूरी मिकदार ना हो तो कुलिये की तामीर नो का अमल दरम बरम हो जाता है और नतीजतन सेहत की खराबी की सूरत में जाहिर होता है। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ी सी एक बात बीच में रह गई है, वो कि जब होम्योपैथी और बायोकेमिक के हवाले से हम डिफरेंस देख रहे थे तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि सिमिलरिटी इसके अंदर, दोनों के अंदर कदर मुश्तरक है? कौन सी ऐसी चीज है दोनों में कॉमन है और कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन नहीं है? जब आप बोले तो रेज करें ताकि माइक आप तक आए। इसमें तो हम डेफिशिएंसी को जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। हमारी कंसंट्रेशन बायोकेमिक में डेफिशिएंसी की तरफ होती है कि ये मिनरल अगर डेफिशिएंट होगा, कम होगा तो इसकी वजह से कोई भी डिजीज अकर होगी हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये मेन इनमें जो सिमिलर है वो ये है कि अगर जैसे किसी सॉल्ट की कमी से जो सिम्टम्स हमें मालूम हो रहे हैं और बायो जो होम्योपैथी की किसी मेडिसिन से वो सिम्टम मैच कर रहे हैं तो दोनों में सिमिलर हो जाएगा, तो इस वजह से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज किसी विटामिन की कमी की वजह से अगर हमें पता है कि ये बायोकेमिक जो दवा है ये फला विटामिन को पूरा करेगी तो हम उसमें होम्योपैथिक में तो ऐसे नहीं दे सकते, सिम्टम हमें मैच करनी होती है, लेकिन हम बायोकेमिक दवा दे सकते हैं क्योंकि ये ऐसे विटामिन साल्ट को उसको पूरा कर देगी जाए। क्या डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, इज इट करेक्ट? हुई नहीं? इज इट करेक्ट? आइदर से करेक्ट और करेक्ट इट।
मैं इनकी बात दोहरा दूं कि होम्योपैथिक दवा सिमिलरिटी की बुनियाद पे दी जाती है, लेकिन बायोकेमिक जो कि विटामिन की जगह पर होते हैं, तो विटामिन तो वो अलग से देने पड़ते हैं, वहां पे सिमिलरिटी की बुनियाद नहीं बनती। इज ही करेक्ट? जी। मेरे ख्याल से इट डिपेंड्स, जैसे अभी आपने अपना पॉइंट क्लियर किया था कि डिफरेंस है इन दोनों में, सिमिलैरिटी के ऊपर जो है, लेकिन हम वहाँ पे जो है वो कंडीशन देखेंगे पेशेंट की, क्योंकि कभी कभी जो है वो हम एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, हम टेम्परामेंट को भी देखेंगे होम्योपैथिक में, और बायोकेमिक में जो है वो होम्योपैथिक में इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो अप किया जाता है कि टेम्परामेंट को हम जो है वो देखते हैं, पेशेंट के टेम्परामेंट के हिसाब से मेडिसिन चूज करते हैं और सिम्टम्स को भी प्रायोरिटी देते हैं। बायोकेमिक में ये है कि टेम्परामेंट को देखते हैं मगर इतना ज़्यादा नहीं देखते, उसमें जो है वो बॉडी में जो लेकनेस है वो देखी जाती है, सॉल्ट्स के बिना पे अगर कोई लेकनेस किसी चीज़ में डेफिशिएंसी है तो हम उसको देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलैरिटी मतलब मेरे ख्याल से डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी तो उसके ऊपर हम चूज करेंगे। जी, थैंक यू। देखिए आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया टेम्परामेंट का, लेकिन चूंकि हमारा मकासद होम्योपैथी के हवाले से ज़्यादा डेप्थ में जाने का नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए, बावजूद इसके कि इट रिक्वायर्स सम डिटेल और सम एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं इसको स्किप करते हुए उस पर आऊँगा कि होम्योपैथी में सिमिलरिटी की बुनियाद पर, यानी लॉ ऑफ सिमिलर वाहिद एक उसूल है जिसकी बुनियाद पर प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी बुनियाद पर दवा दी जाती है। वो सिमिलरिटी क्या कुछ हो सकती है, उसकी डेप्थ और उसका दायरा कार क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बायोकेमिक सिमिलरिटी की बुनियाद पे नहीं होती। और बायोकेमिक कोई विटामिन भी नहीं है, बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये बराह रास्त जज्ब हो रहे हैं। मैं ये कहूँ कि जनाब जब हम कैलकेरिया फॉस कहते हैं तो या नेट्रम म्योर कहते हैं, तो यहाँ भी एक कंपाउंड है। ये कैलकेरिया फॉस का मतलब फास्फोरस, जो कि फास्फेट की सूरत में साथ उसके साथ अटैच है, किसके साथ? कैल्शियम के साथ। क्या कैल्शियम और फास्फोरस को अलग अलग देखते हुए हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? शुशलर ने जो कंपाउंड लिए हैं वो अपनी एक इनफरादी आइडेंटिटी के साथ, जब कैल्शियम फॉस कहा गया है तो कैलकेरिया फॉस ही होगा, वहां पे कैल्शियम और फास्फोरस का मुल्लकल नहीं होगा। वो अपने दायरे में एक मुकम्मल एंटाइटी के तौर पर लेते हैं, और उसमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि जिंदा बाफ्तों के लिए जो केमिस्ट्री होनी चाहिए उस केमिस्ट्री को ठीक करना है। यहां पर सिर्फ लेकिंग की बात नहीं है, डेफिशिएंसी की बात नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को ठीक करना है। और वो सिस्टम हमारे पास हमारे जिस्म में कहाँ लाया करता है, कहाँ पर मौजूद होता है? उसके लिए सीधा सा जवाब है कि हमारे जिस्म का हर सेल एक सिस्टम है। अगर सेल का सिस्टम सही होगा तो पूरी इकोनॉमी हमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और शुशलर की इन बातों की केमिस्ट्री में इसी बात को जोर दिया गया है कि वो खुलियात की सतह पर जाकर काम करें। शुशलर ने जो 5 उसूल वजह किए थे वो क्या हो सकते हैं? अगर सेल मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो तो बीमारी नहीं होती। देखिए यहां कोई सिमिलरिटी नहीं आई। अगर कोई चीज सिमिलर है बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिक दवा में और होम्योपैथिक दवा में, तो वो क्या है? सो 4, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, स्पीड अप, जहन को अलर्ट रखें, किसी भी वक्त आपका नंबर पुकारा जा सकता है। ग्रुप नंबर 2,
ग्रुप नंबर 1। अच्छा, ठीक है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं कि जब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में और बायोकेमिक में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है, बाकी तो सब डिसिमिलर साबित कर दिए हमने कि होम्योपैथी सिमिलरिटी की बुनियाद पर काम करती है और ये हम मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ राहें जुदा हो गई, होम्योपैथी की और बायोकेमिक साल्ट की राहें जुदा हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो सिमिलरिटी भी है। ये अद्भुत है। 2 नंबर हाइपोटेंसिस में ओके, इनकी बात को कोई तौसीक या रद्द करेगा? 8 नंबर पे दे। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ वाहिद जो कि कॉमन है बायोकेमिक साल्ट की थेरेपी में और होम्योपैथी में, वो है दवाएं बनाने का या पोटेंसी या कलील मिकदार में चीज़ों को ले जाने का जो तरीका है वो तरीक़ेकार टिचुरेशन के जरिए है। मोस्टली टिचुरेशन इसलिए कहा जाता है कि बायोकेमिक में उमूमी तौर पर लिक्विड डाइल्यूशन के साथ फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पर लैक्टोज के साथ टिचुरेशन होती है और वो टिचुरेशन के जरिए डेसिमल स्केल को फॉलो किया जाता है। मिलीसीमल, सेंटीसीमल और दीगर स्केल इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ डेसिमल स्केल इस्तेमाल होता है। और डेसिमल स्केल जो है वो स्केल है जिसमें 1 और 9 का रेशियो होता है, 1 दवा का या उस सब्सटेंस का जिसको कि आगे बढ़ाना है और बाकी लैक्टोज 9 हिस्से। टिचुरेशन का कोई प्रोसेस जानता है कि किस तरह से करते हैं टिचुरेशन? ठीक है, फार्मेसी में आप करके आए होंगे और प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा। नंबर 1 पे आ जाइए, तो यहाँ ज्यादा तवक्को है मुझे कि ये लोग बताएंगे। जब हमें कोई भी दवा बनानी होती है टेस्टेशन के जरिए, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, कोई भी हम मटेरियल लेते हैं, उसको हम इसमें तकरीबन 2 तरीके आते हैं। एक तो ये है कि हम कुछ दवाएं ऐसी पौधों से बनती हैं, या कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मिनरल से बनी होती हैं, तो कुछ को हम जो पौधों से बनी होती हैं उनको हम बायोकेमिक कॉन्सेप्ट के हवाले से बताइएगा सर। होम्योपैथी के हम तो 10 तफसील में नहीं जाना चाहते। कोई सफूफ हम बना रहे होते हैं, उसको हम जो आपने बताया रेशो से उसको बना के फिर हम उसका जो 1 ग्राम अगर लेते हैं तो फिर 9 ग्राम हम व्हीकल में मिला के, और पहले तो हम उसको 3 डिग्री तक तो हम उसको वैसे ही लेके जाते हैं साफ करके, और उसको मतलब एक डिपेंड करना है। इनकी बात को कोई आगे बढ़ाएगा? इन्होंने कोशिश की है लेकिन सही तौर पर डिफाइन नहीं कर पाए, तो कोई और? अच्छा जी सर 1 पार्ट मेडिसिन का लेते हैं और 9 पार्ट जो है ना वो शुगर ऑफ मिल्क के लेके उसको हम क्या कहते हैं, नहीं हाँ डिजोल्व, अगर देखिए 30 पोटेंसी अगर सेंटीसीमल स्केल में बनाते तो हम इथाइल अल्कोहल हमारा सेंटीसीमल की बात ही नहीं हो रही शुगर ऑफ मिल्क में यहाँ हम पे। लेते हैं सिर्फ 9 पार्ट। बायोकेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात वाजे कर दी गई आपको कि हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में डेसिमल स्केल को फॉलो किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल स्केल। सर शुगर ऑफ मिल्क का हम यूज करते हैं, उसके अंदर 9 पार्ट जो है वो शुगर ऑफ मिल्क होते हैं, 1 पार्ट मेडिसिन को लेके टाइप देखिए बैठिए डॉक्टर साहब, इसमें एक मोटी सी बात जो कि क्लियरली सबके सामने आ जाए कि हम एक हिस्सा बुनियादी सब्सटेंस का या पिछली पोटेंसी का और 9 हिस्से लैक्टोज 3 हिस्सों में तकसीम करके टिचुरेट करते हैं, स्पैचुला से स्क्रैप करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर टिचुरेट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकल में भी मौजूद है, शायद प्रैक्टिकल में भी आपने किया होगा। यानी लैक्टोज जो है या वाहिकल जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्यों करते हैं हम 3 हिस्सों में तकसीम? इसका कोई जवाब देते हैं जी। 4 सर अगेन एंड अगेन इसको कर्ल किया जाए या टिट्रेट किया जाए, इस वजह से हम लोग करते हैं ताकि इसके प्रोसेस बार बार इसको होमोजेनस करने। होमोजेनस मींस कि इस तरह से मिक्स कर देना कि उसके जो एक हिस्सा पार्ट जो ओरिजिनल सब्सटेंस का या प्रीवियस पोटेंसी का है वो उसके अंदर इस तरह से जम हो जाए कि उसके हर पिंच पर उतना ही रेशो हो जितना के होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब ये ना हो कि उसमें से जो टैबलेट बन के आ रही हैं वो 4 टैबलेट तो जो है वो प्योरली शुगर ऑफ मिल्क की है और बाकियों के अंदर उसका रेशो बढ़ गया है। तो इसलिए इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करके और फिर ट्रिचुरेट करते हैं, उसे फिर स्क्रैप करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर ट्रिचुरेट करते हैं। इस तरह से ये अमल 1 घंटे में 1 पोटेंसी का अमल रहता है ट्रेडिशनली। बाकी अब जो है वो सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसमें कुछ मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों के जरिए भी हो रहा है, लेकिन अमूमी तौर पे तरीक़ेकार यही रहा है। अब हम वापस इसी तरफ आते हैं। ये हमने कुछ चीज़ें वाजे कर दी कि होम्योपैथी और बायोकेमिस्ट्री या शुशलर की टिश्यू जो केमिस्ट्री है, जिंदा बाफ्तों की जो केमिस्ट्री है, ये दोनों अलग अलग हैं और हम जिस चीज़ को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो जिंदा बाफ्तों की केमिस्ट्री को कर रहे हैं, होम्योपैथी को नहीं कर रहे। और हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। खुलिये में मौजूद ग़िज़ाइयत खुलिये, पहली बात तो हमने ये की कि सेल मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो तो बीमारी नहीं होती। यहाँ पे फिर एक सवाल उभर जाता है कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं जी। 1 पे जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो उसके तवानाई में कन्वर्ट होने तक के अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन्होंने बात सही की, बैठे डॉक्टर साहब। सर जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसको इतनी कलील मिकदार में चेंज हो जाना जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने बात गलत की थी। नहीं, इन्होंने तो कुछ और कहा था। नहीं सुना नहीं आपने, जरा फिर से बताइए डॉक्टर साहब। जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसका एक जो मुकम्मल प्रोसेस है, कुछ हिस्सा तवानाई में प्रोड्यूस हो जाता है और कुछ मतलब डाइजेस्ट के लिए चला जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। गवाह बदल गया। नहीं, गवाह बदल गया, गवाही में जो है ना वो बात नहीं आई। देखिए इसको क्लियर कर लें कि जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं और हमारे जिस्म का हिस्सा बनने के बाद जब तवानाई में कन्वर्ट हो जाती है या फिर डिपॉजिट होने की तरफ चली जाती है, वो कन्वर्ट होकर इस पूरे अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। वो हिस्सा जो तवानाई में कन्वर्ट हो रहा होता है उसे हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जो हिस्सा डिपॉजिट हो रहा होता है हमारे जिस्म पर उसे हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बुनियादी तौर पर सेल की खुराक का इस्तेमाल है तवानाई के हुसूल तक के लिए। इसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो खुलिये में मौजूद ग़िज़ाइयत खुलिये के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखती है। अब खुलिये की जो ग़िज़ाइयत है वो क्या हो सकती है? यकीनन जो हम खाते हैं उसी के वो पार्टिकल जो कि खुलिये तक पहुंचे हों, वो खुलियात की जो है वो ग़िज़ा होती है।
या खुलिया अपने उन माइक्रो न्यूट्रिएंट को अपने अंदर जज्ब करता है, तो उसे खुलिये की ग़िज़ा का नाम देते हैं। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाई अज्जा ये काम नहीं कर रहा है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाई अज्जा और नामियाती व गैर नामियाती नौइयत के होते हैं। ग़िज़ाई अज्जा क्या है? मुझे लिखवाइएगा। कोई भी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स, वाटर, बुनियादी तौर पे हमारी ग़िज़ा 5 अज्जा पर मुश्तमिल है और छठा इसमें पानी है। इसमें से जो ऊपर के 3 हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं और नीचे के 2 जो हैं वो बराह रास्त आइदर डिफ्यूज होते हैं या जज्ब हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें के डाइजेस्ट हो जाए, मसलन अगर हम विटामिन ए खाएं और डाइजेस्ट हो जाए तो हमारे जिस्म को क्या मिलेगा? डाइजेस्ट होने के बाद कैसे खून की पूरी बनेगी? फैट मिलेगा। असल में डाइजेस्ट तो होगा ही नहीं ना, मिनरल्स, वो विटामिन डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना। आप ये करें कि मैंने कहा कि ऊपर के 3 जो है वो डाइजेस्टेबल है, यानी उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर इसके बाद वो जज्ब होते हैं। लेकिन ये डाइजेशन का प्रोसेस है, पूरा ब्रेकडाउन जो है कहलाता है या हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये ऊपर के 3 में तो हो रहा है लेकिन नीचे के 2 में नहीं। जैसे मिनरल्स हैं तो मिनरल्स बराह रास्त हमारे जिस्म में जज्ब हो रहे हैं, लेकिन क्या इनके जज्ब होने में कोई चीज बीच में आड़े आती है? यकीनन जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो चीज जब जज्ब होती है तो उस जज्ब होने के हवाले से कुछ चीजें इजाफी तौर पर या उनको सपोर्ट करने के लिए उनका मौजूद होना जरूरी है। मसलन विटामिन डी उस सूरत में जज्ब होगा या कैल्शियम हमारा उस सूरत में जज्ब होगा जब विटामिन डी, ये एक दूसरे के लिए हम जो है वो ज़रूरत है, लाजिम व मलजूम है कि विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों ही मौजूद होंगे तो जज्ब होगा, वरना आप चूना कितना ही खा लें लेकिन आपके जिस्म में जज्ब नहीं हो सकता अगर विटामिन डी की मौजूदगी ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद देती हैं और हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर इन्हिसार करता है।